हेलो जी, कैसे हैं? तो आज हम यूपी टेट का जो 2013 में पेपर हुआ था, उसके सीटीपी के 30 क्वेश्चन पेपर बन के डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चन है 1 से लेकर 30 तक, आप सभी देखिएगा। ये पेपर उन सभी के लिए जो जो भी यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पेपर 1, पेपर 2 दोनों के लिए सेम पेपर आता है, तो ये सभी के लिए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? संवेग जो है वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन किसका है? पियाजे जी का है, वुडवर्थ का है, वैलेंटाइन का है या रॉस का है? तो ये वाली डेफिनेशन वुडवर्थ जी की है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये वुडवर्थ जी ने कहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? छात्रों की प्रगति का आकलन करना, छात्र कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन करना, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना या छात्र या ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना ही शैक्षिक क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में विकास का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो यही मूल्यांकन करते हैं कि ज्ञान की क्षमता कितनी है, बच्चा किस लेवल तक सीख सका है किसी चीज को, अगर हमने सिखाया है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी डॉट 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 के प्रति कठोर होंगे। पूर्वाग्रही अगर किशोर है वो किसके प्रति कठोर होंगे? समस्या समस्या के प्रति, जीवन शैली के प्रति या संप्रत्यय के प्रति या वास्तविकता के प्रति? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अगर हैं वो अपनी समस्या के प्रति कठोर हो जाएंगे। होता क्या है, पूर्वाग्रही पूर्वाग्रही मतलब होता है कि आपने कोई एक पूर्व धारणा बना रखी है, अगर आप उसको लेकर रिजिड हो जाएंगे तो वो क्या आपको समस्या समाधान में बाधक बन जाएंगे, आप कठोर हो जाएंगे। पूर्वाग्रही का तात्पर्य किसी कार्य, व्यवस्था या ज्ञान का व्यक्ति के आदि के विशेष में पहले से ही बनी हुई और विशेष धारणा तथा उसका पालन करना होता है। इस प्रकार पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपने समस्याओं के प्रति कठोर होते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। 4 नंबर, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। किसके द्वारा? हिलगार्ड द्वारा, स्टोर्ट द्वारा, हरलॉक द्वारा या पियाजे के द्वारा? तो ये किसकी डेफिनेशन है? ये पियाजे जी की थ्योरी के बारे में बात करी है, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में चार उन्होंने अपने स्टेजेस बताए हैं। संवेगात्मक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष के लिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष के लिए है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष के लिए, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसे फॉर्मल ऑपरेशन कहते हैं वो 11 से 15 वर्ष के लिए होता है, इससे अबव के लिए होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही हो जाएगा। ये पियाजे के बारे में था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य में नहीं है? इनमें से ऐसे कौन से गुण हैं जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, स्व मूल्यांकन की योग्यता। तो अच्छे गुण, मान लो किसी बच्चे के अंदर ना मानसिक अच्छे गुण हैं उसके अंदर, तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो इसके अंतर्गत नहीं आएगा? बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का प्रकार समायोजित व्यवहार होता है, जिसके द्वारा बालक सभी स्तरों जैसे सामाजिक, मानसिक एवं शैक्षिक स्तरों में समायोजन कर लेता है। बहुत विनीत होना तथा स्वयं में सीमित होना अंतर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण होता है। ये ना अंतर्मुखी मतलब अपने आप में सीमित रहते हैं, वो अपने आप से बात करते हैं, वो ना बहुत ज्यादा चेंजेस उनको पसंद नहीं आते हैं, तो ये ना इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? जो आपकी अधिगम की क्षमता है वो किससे प्रभावित नहीं होती? वंशानुगत, आनुवांशिकता से, वातावरण से, प्रशिक्षण शिक्षण से या राष्ट्रीयता से? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा आपकी जो अधिगम की क्षमता है वो प्रभावित नहीं होगी? तो राष्ट्रीयता से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आनुवांशिकता आपको माता पिता से हेरिडिटी में क्या गुण मिले हैं उससे तो प्रभावित होगी। वातावरण आपको एनवायरमेंट किस तरीके का मिल रहा है इससे भी प्रभावित होगी। और प्रशिक्षण आपको प्रशिक्षण किस रूप में दिया जा रहा है, किस तरीके का दिया जा रहा है, उससे भी आपका जो अधिगम की क्षमता होगी उसमें प्रभाव पड़ेगा या फर्क पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रीयता, आप किस राष्ट्रीयता के हैं, किस स्टेट से हैं, किस नेशनल के हैं, आप किस देश के रहने वाले, इससे आपकी अधिगम में क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो बच्चा अच्छा सीखता है वो इंडिया का हो या अमेरिका को, वो अच्छे ही सीखेंगे। तो ये सारे के सारे सही है, लेकिन राष्ट्रीयता से
कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दे देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? इनमें से ऐसा कौन सा है जिसने क्या किया है, जो बाल अधिगम होता है उसमें ना पुरस्कार को कोई महत्व नहीं उसने दिया है? थॉर्नडाइक जी ने, पावलोव ने, स्किनर ने या गुथरी ने? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही हो जाएगा। गुथरी जी ने क्या किया है कि उन्होंने पुरस्कार को कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया उन्होंने। गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार उद्दीपक एवं अभिक्रिया के मध्य अनुबंधन पुनर्बलन यानी कि पुरस्कार के आधार पर नहीं बल्कि समीपता के आधार पर होता है। गुथरी जी कहते हैं कि जो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में कितना संबंध है, कितनी समीपता है, उसके आधार पर विकास होता है, ना कि वो कहते हैं कि पुरस्कार के बेसिस पे, या मतलब कहते हैं ना कि मतलब आपको पुरस्कार नहीं देना होता है। जबकि थॉर्नडाइक, पावलोव एवं स्किनर ने अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों में पुरस्कार को एक महत्वपूर्ण कारक माना है। स्किनर जी हो गए, पावलोव हो गया या को थॉर्नडाइक जी हो गए, इन्होंने क्या किया है, इस जो वो है पुरस्कार है उसको ना अधिगम में बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट उसको एक भूमिका मानी रीइंफोर्समेंट के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गुथरी जी पुरस्कार को महत्व कम देते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस एक के शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? इनमें से ऐसा क्या है जिससे ना शिशु के अधिगम में सहायता नहीं मिलती है? अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता या पुरस्कार? अनुकरण, बच्चा किस रूप में किस चीज को अनुकरण कर रहा है, किस हद तक अनुकरण कर पा रहा है, इसका फर्क पड़ता है। अभिप्रेरणा, मोटिवेटेड कितना है बच्चा किसी चीज को सीखने के लिए, तो इसका फर्क भी उसके अधिगम पे पड़ेगा, या शिशु का जो पूरा होल प्रोसेस है उस पे भी पड़ेगा। स्कूल का बस्ता, स्कूल का बस्ता छोटा है, बड़ा है, नया है, पुराना है, इसका फर्क थोड़ी पड़ता है। उसके अंदर बुक्स हैं या नहीं है, इसका फर्क पड़ता है। पुरस्कार, यस, पुरस्कार का भी अधिगम पे फर्क पड़ता है। क्या होता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए पर पुरस्कार भी होना चाहिए। बच्चों को क्या है, पुरस्कार जरूरी नहीं है फिजिकल देंगे, वर्बली भी दिया जाता है, जैसे कि शाबाश, ऐसे ही करना चाहिए था, ये बहुत अच्छा किया है आपने, आगे भी ऐसे ही करिए। इस तरीके से ना बच्चे अंदर से आंतरिक मोटिवेटेड फील होते हैं और वो काम भी बहुत अच्छे से करते हैं या पढ़ने के लिए तत्पर भी रहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्कूल के बस्ते का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक की जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक या किशोरावस्था में? तो जब स्व केंद्रित की जो अवस्था होती है वो कब तक होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3 से 6 वर्ष तक इन्होंने दिया है। इसमें क्या होता है, बच्चा ना सेल्फ केंद्र में अपने आप को रखता है। वो क्या करता है कि मतलब ये प्रोग्राम अगर मेरे को पसंद है तो आपको भी पसंद आना चाहिए, ये खाने की चीज मुझे पसंद है तो सबको पसंद होगी। वो ना पूरी तरीके से अहम केंद्रित की तरफ ज्यादा होता है, स्व केंद्रित। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। माँ बाप के साथ क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप के साथ रहता है। उसमें क्या होता है, जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो ना अपने सहपाठियों के साथ या ग्रुप में रहने के लिए वो उत्सुक रहता है, उनके प्रति ही ईमानदारी का भाव रखता है। ये किशोरावस्था से के बारे में, पूर्व बाल्यावस्था के बारे में, उत्तर बाल्यावस्था के बारे में या शैशवावस्था के बारे में? तो देखो, किशोरावस्था तो अलग ही टर्म है। उसमें क्या होता है, वो ग्रुप में तो रहता है लेकिन तब थोड़ी माँ बाप के साये से निकला होता है, तो ये तो सही नहीं है। शैशवावस्था में बहुत छोटा होता है, उस टाइम पे तो माँ बाप के साये से बाहर निकलता ही नहीं है बच्चा, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब आता है पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है, बाल्यावस्था की स्टार्टिंग की स्टेज है, और उत्तर बाल्यावस्था वो होती है, उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं ना किशोरावस्था की शुरुआत की एज की तरफ होता है बहुत ज्यादा। तो उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा क्या होता है, लगभग 9 से 12 या 9 से 14 वर्ष के आसपास में होता है, 13 के आसपास, जिससे ना किशोरावस्था शुरू हो रहा होता है उस टाइम पे। तो यही एक एज है जिसमें बच्चा क्या करता है, माँ बाप के साये से बाहर निकलता है और अपने ना ग्रुप के प्रति जाता है या संघ के बच्चों के प्रति आकर्षित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। आपकी मानसिक जो भी परिपक्वता है उसकी ऊंचाइयां, होता है ना, एक लिमिट होती है। हमें पता है कि एक बच्चा, जैसे कि हमें समझ में आया, जैसे बच्चा पढ़ रहा है, आप ना पढ़ा सकते हैं कोई बच्चा को, एकदम से साइंटिस्ट नहीं बना सकते, लेकिन उसकी जो मानसिक परिपक्वता है, जितनी उसकी लिमिटेशन है, उस तक की जो हाईएस्ट ऊंचाई है वहां तक पहुंचाने के लिए किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था, तो इस ये ना किशोरावस्था की स्टेज में बच्चा अपना हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाता है। किशोरावस्था तक बच्चे का जब पहुंच जाता है तो आप ये बता सकते हैं कि किस लेवल तक जा सकता है या जाने की क्षमता रखता है।
उसमें ना आपने और वो खुद भी अचीव करने के लेवल तक चला जाता है। तो किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक को नई समस्याओं एवं संवेगों का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में समस्याओं को हल करने के लिए परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है तथा मानसिक परिपक्वता के शिखर तक पहुंचने का प्रयत्न करता है, जहां उसे संतुष्टि का अनुभव हो सके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। जो सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत नियम है वो क्या है? अभ्यास कार्य है, अभ्यास कार्य से है, परिणाम की अपेक्षा से है, प्रशंसा से या तत्परता से है। तो सीखने का जो मूलभूत नियम होता है वो ना पूरी तरीके से तत्परता से होता है, रेडीनेस से। अगर एक कोई भी सीखने के लिए रेडी नहीं है तो आप उसको नहीं सिखा सकते। तो ये ना यहीं से शुरुआत होती है। सबसे पहले आप बच्चे को रेडी करिए सीखने के लिए, उसके बाद आगे का डिसाइड करिए कि सिखाना क्या है। ऐसा थोड़ी है कि बच्चा रेडी नहीं है, पूरा लेसन प्लान बना के आ गए, बच्चे की तत्परता का आपने ध्यान ही नहीं रखा है, उसकी रेडीनेस का ध्यान ही नहीं रखा है, उसकी प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज के साथ आपने जोड़ा ही नहीं है, तो क्या होगा? बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते इसको। बाकी सीखने के जो मुख्य नियम है वो थॉर्नडाइक जी ने दिए थे। तत्परता का नियम उन्होंने पहला दिया था, फिर प्रभाव का नियम। अगर कोई काम आप कर रहे हैं, उसका प्रभाव आप पे अगर नेगेटिव पड़ेगा, तो आप उसको आगे से दोबारा से नहीं करेंगे। अगर आप उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, तो आप उसको दोबारा भी करेंगे। तो ये प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। कोई भी चीज़ एक बार में नहीं होती, आप उसको बार-बार अभ्यास करते हैं, तो हो जाती है। हो गया क्या कि आप जैसे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? अब आप क्या है कि एक बार किसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो आपको शायद वो उतना याद ना रहे। एक ही क्वेश्चन बार-बार आपको दिख रहा है, अलग-अलग सेटों में आ रहा है, बार-बार रिपीटेड है, पीवाईक्यू में भी बार-बार पूछा जा रहा है, तो आपको याद रह जाएगा। तो इसको ना जैसे जेबी वॉटसन जी का वो थॉट आपको पता होगा, उन्होंने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो जिससे मैं चोर, वकील, डॉक्टर कुछ भी बना सकता हूँ। तो ना ये आपको याद है क्योंकि ये ना हर पेपर में पूछा जाता है, रिपीटेड है। तो इस तरीके से ये 3 नियम है, मुख्य नियम है जो थॉर्नडाइक जी ने दिए, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो इसमें क्या है? डी, ये इसका प्राथमिक नियम है सीखने का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। सीखने की प्रक्रिया जो है उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले कारक क्या है? अनुकरण प्रभावित करता है, प्रशंसा एवं निंदा प्रभावित करता है, प्रतियोगिता प्रभावित करती है, ये सभी। अनुकरण, बच्चा किस हद तक अनुकरण कर रहा है, ये उसकी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। प्रशंसा एवं निंदा, आप किसी बच्चे की अगर प्रशंसा कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन को उसने सॉल्व करा, तो आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अगर उसने वो गलत कर दिया और उसकी आप अगर निंदा कर रहे हैं, तो भी बच्चे पे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ध्यान रखिए, कभी भी एक्सट्रीम नहीं होना है। प्रशंसा अगर बहुत ज़्यादा कर दोगे, बच्चा ओवर वेलबीइंग हो जाएगा, अच्छे से नहीं पढ़ेगा। अगर आप एक्सट्रीम में उसकी निंदा कर देंगे, उसके प्रति आप कठोर हो जाएँगे, रिजिड हो जाएँगे, आप उसको बुरा-भला कहने लगेंगे, तो क्या बच्चा निराशा के प्रति चला जाएगा। उसको ना ये लगने लगेगा, अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, और एक बार हताशा उसको नहीं लगनी चाहिए किसी चीज़ के प्रति। आप अगर उसने गलत भी करा है, आप उसको बोल सकते हैं, बेटा कोई बात नहीं, ये इस तरीके से होगा, अगली बार हो जाएगा, आपने पिछली बार से तो अच्छा कर दिया इसको। इस तरीके से उसको आप मोटिवेटेड फील कराएँगे, तो ये बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा और आगे सीखना भी चाहेगा। प्रतियोगिता, यस, प्रतियोगिता का सीखने पे प्रभाव पड़ता है। जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं, उसका आपको सीखने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उससे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस आता है बच्चे में। एक प्रतियोगिता अगर उसने जीत रखी है, तो उसको आगे भी होती है। किसी और की प्रतियोगिता में किसी ने भाग लिया, तो आप उसको बता सकते हैं, आप भी इसमें भाग ले सकते हैं और आप भी ऐसे कर सकते हैं, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। पूर्व एवं का भी प्रभाव पड़ता है, विषय वस्तु का भी प्रभाव पड़ता है। विषय के प्रति मनोवृत्ति, बच्चे का विषय के प्रति क्या एटीट्यूड है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। सीखने की इच्छा बच्चे को कितनी है, अभिप्रेरणा का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है, प्रशिक्षण किस तरीके से दिया जा रहा है उसका प्रभाव पड़ता है, और प्रशंसा और निंदा का तो पड़ता ही पड़ता है। तो ये ना सारे के सारे वो चीज़ें हैं जिनको अधिगम के ऊपर जिनका प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, बालक के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में प्रतियोगी माना जाता है, उपयोगी माना जाता है? बालक का जो सीखने की जो प्रक्रिया है, उसमें प्रेरणा जो होती है ना, मोटिवेशन, उसको किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं उत्सुकता, उपरोक्त सभी। तो इसका कौन-सा नंबर सही हो जाएगा? इसका क्वेश्चन नंबर डी सही हो जाएगा। अप्रेरणा, अप्रेरणा जो होती है, या प्रेरणा या अप्रेरणा एक ही चीज़ है, आवश्यकता जनित होती है, जो बालक को अधिगम के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रेरणा सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, प्रसन्नता एवं व्यक्तित्व का आदर करना। तो ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाएँगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का उपयोग आप नहीं करते हैं? आप किसी बच्चे को कक्षा में अधिगम के लिए ना
अधिगम के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, तो ऐसी कौन-सी विधि है जिसका आप उपयोग नहीं करेंगे? छात्रों में स्व-स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्म-गौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। छात्रों में स्व-प्रतिस्पर्धा मतलब खुद से, आपको ना ऐसा नहीं किसी और से कॉम्पिटिशन कराना है, उसको खुद से ही कॉम्पिटिशन है कि पिछली बार आप इतने नंबर लाए थे, इस बार आप इतने नंबर ला सकते हैं। आप पिछली बार इतना करके लाया था, इस बार आप और अच्छा कर सकते हैं। आपको 100 प्रतिस्पर्धा उसके अंदर डेवलप करनी है। तो कहते हैं ना आपका कंपटीशन खुद से ही होना चाहिए, किसी दूसरे से नहीं। बी, उन्हें आत्म-गौरव की अनुभूति। कोई भी बच्चा अगर कोई काम कर रहा है, उसे आत्म-गौरव की अनुभूति करवाइए। आपके देखो आपने ये अच्छा किया है, ये आपको कितना अच्छे से फ़ील हो रहा है। वो ना अंदर से मोटिवेटेड फ़ील करे उसको लेके। उसकी अत्यधिक प्रशंसा, यस, ये नहीं करना है। अगर बच्चे की अत्यधिक प्रशंसा करते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक ही चीज़ बोली थी, एक्सट्रीम में कुछ भी करना बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। किसी भी बच्चे की अगर आप एक्सट्रीम में बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर देते हैं, तो उसके लिए ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकती है। अहंकार की भावना उसके अंदर विकसित हो सकती है। गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। होता क्या है गतिविधि आधारित, बोलते हैं खेल-खेल में सिखाना बच्चे को। कहते हैं ना अगर आप किसी बच्चे को खेल-खेल में सिखाएँगे तो वो सीखने के प्रति ज़्यादा ही सीखना भी चाहेगा और सीखेगा भी बहुत अच्छे से। तो गतिविधि आधारित, जितनी ज़्यादा गतिविधि होगी, एक जगह बिठा के पढ़ाने से अच्छा उसको बार-बार सिखाइए, एक ही चीज़ को बार-बार उसको प्रैक्टिस के माध्यम से सिखाने का प्रयास करिए। प्रयोग करवाइए चीज़ों का, तो वो बहुत अच्छे से सीखेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि यही गलत है, आप उसकी प्रशंसा बहुत ज़्यादा करेंगे तो इसका उस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी। बुद्धि यानी कि आपकी बुद्धि और सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी में किस प्रकार का संबंध होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या ये सभी? तो ये ना बुद्धि और जो क्रिएटिविटी होती है उसमें ना धनात्मक संबंध पाया जाता है यानी कि पॉजिटिव संबंध होता है। जिन बच्चों के अंदर बुद्धि या आईक्यू का स्तर अधिक होगा, पॉसिबिलिटी है कि वो क्रिएटिविटी भी हो, या फिर क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर बुद्धि लब्धि का स्तर अधिक मोस्टली होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल ही मंदबुद्धि बच्चा बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो, ऐसा नहीं होगा, या हो भी सकता है कुछ केसेस में। लेकिन ऐसा ज़्यादातर केसेस में है कि जिन बच्चों का आईक्यू का लेवल बहुत ज़्यादा है, उनमें क्रिएटिविटी हो सकती है। यह क्रिएटिविटी जिस बच्चों में बहुत ज़्यादा है, उन बच्चों का आईक्यू लेवल या बुद्धि का स्तर बढ़ा हुआ पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्या है, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव है या सकारात्मक होते हैं। अगला देख लेते हैं, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपयोग क्या है? उपाय क्या होना चाहिए? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा के बाहर निकाल देना। किसी बच्चे ने अगर अनुशासन का पालन नहीं करा है, मान लो आपने बोला है बच्चों को कि इस रो में बैठो, वो अगर नहीं बैठ रहे हैं तो क्या आप उनको क्लासरूम से बाहर निकाल देंगे? शिक्षक को रोचक एवं व्यावहारिक बनाना चाहिए। आपका शिक्षण जो भी है, शिक्षण मतलब जो आप पढ़ा रहे हैं, उसको रोचक और व्यावहारिक, व्यावहारिक मतलब उनके जीवन से, बच्चों का जो अपना जीवन है, उसका अपना पर्सनल जो लाइफ है, उससे आप उसको जोड़ के पढ़ाइए। तो ये उससे कराएँगे। छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अगर छात्र ने किसी चीज़ का अनुशासन नहीं माना है, अनुशासन का पालन नहीं करा है, तो क्या उनके अभिभावकों को ये चीज़ बता देंगे? अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएँ प्रदान करना। क्या हुआ, जिन बच्चों ने अनुशासनहीनता करी है या अनुशासन नहीं माना है या रूल्स को नहीं फॉलो करा है, तो क्या उनके लिए विशिष्ट सुविधाएँ आप बना देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज़्यादा इसमें जो पॉजिटिव है वो ये है कि शिक्षक को रोचक एवं व्यावहारिक बनाना चाहिए। उसका जो भी शिक्षण का कार्य है या शिक्षण के लिए वो जो भी वो पाठ पढ़ा रहा है, उसको सबसे पहले रोचक, इंटरेस्टिंग बनाओ और व्यावहारिक, बच्चे के अपने पर्यावरण या बच्चे के अपने जीवन से जोड़ो। ऐसा नहीं है बच्चा इंडिया का रहने वाला है, आप अमेरिका के उसको उदाहरण दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चा इंडिया का है तो उसके आस-पड़ोस के ही उदाहरण दो। कोशिश करो उसके जैसे गाँव में अगर आप पढ़ा रहे हो तो उसके आस-पास के गाँव में किस तरीके की समस्याएँ हैं, उससे रिलेटेड ही उदाहरण दो, है ना? तो बच्चा समझेगा भी अच्छा और रिलेट भी उनको कर पाएगा। आप उसको इंडिया में पढ़ा रहे हैं, अमेरिका के उदाहरण दे रहे हैं तो वो उससे रिलेट नहीं कर सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, यही सबसे ज़्यादा प्रभावशाली भी है और उपयोगी भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बच्चों में क्रियाकलाप होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक। तो जो शैशवावस्था यानी कि 0 से 6 वर्ष, इसमें क्या होता है कि बच्चे में जो
क्रियाकलाप होते हैं वो किसके आधार पर चलते हैं? ये ना मूल प्रवृत्तियों पर चलते हैं। जो भी बच्चे मूल प्रवृत्तियों मैकडूगल जी ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं, उनके आधार पर जब बच्चे कार्य करते हैं, वो ना स्टार्टिंग में छोटा बच्चा है, वो क्या है उसके अंदर नैतिकता नहीं है, संज्ञानात्मक संवेग, संरचित इसके आधार पर तो नहीं चला, लेकिन जो उसकी मूल प्रवृत्तियाँ उसके आधार पर ही उसके जो क्रियाकलाप होते हैं, वो उसी के आधार पर होते हैं। बच्चों को हँसना है तो वो हँस लेगा, रोना आ रहा है तो रो लेगा, भूख लग रही है तो वो भी रोने लगता है कि भूख के लिए रो रहा है। तो ये ना इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है, उनके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? अब मान लो किसी स्कूल के अंदर यहाँ प्रतिभाशाली बच्चे भी रहते हैं, मंदबुद्धि बच्चे भी पढ़ाए जा रहे हैं और सामान्य बच्चों को भी पढ़ाई शिक्षण कराया जा रहा है। आप चाहेंगे कि उस स्कूल में जो भी शिक्षक जा रहा है या शिक्षक जिस तरीके से सिलेक्ट किया जा रहा है, वो किस प्रकार का शिक्षक होना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि का शिक्षण, क्रियात्मक के साथ शिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से ऐसा कौन-सा है जो कि आप कहते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए या कहते हैं समेकित शिक्षा दी जाती है, उन स्कूलों में पढ़ाने के लिए किस प्रकार का शिक्षक होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कर सके और उनको फिर शिक्षण दे सके। आपने देखा होगा स्पेशल एजुकेशन से बीएड कराई जाती है और ये डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन से कराए जाते हैं। जिनकी भर्तियाँ भी निकलती हैं और टीचरों का उसी के रूप में अलग से कहते हैं ना अलग से वैकेंसियाँ उनकी आती हैं। तो स्पेशल एजुकेशन के लिए उन्हीं शिक्षकों को भर्ती कराया जाता है। उनको ना उस प्रकार से उनकी पढ़ाई भी कराई जाती है। तो वो प्रशिक्षण भी अपना उसी प्रकार में लेते हैं। तो उनको पता होता है किस बच्चे के साथ किस तरीके से डील करना है। अगर बच्चे को देखने में कठिनाई हो रही है तो उसके प्रति किस तरीके से व्यवहार करना है। सुनने में कठिनाई हो रही है, बोलने में हो रही है, समझने में हो रही है, बैठने में हो रही है, चलने में हो रही है। इन सारी चीज़ों का एक शिक्षक ध्यान रखता है। विशेष एजुकेशन में ये चीज़ शिक्षकों को अच्छे से पढ़ाई जाती है। तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? इनमें से ऐसा कौन-सा समूह का बच्चा है जिसको समायोजन में समस्या होगी? औसत बुद्धि बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे या कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे? तो जिन बच्चों की औसत बुद्धि है, उनको समायोजन में समस्या नहीं होती है। मोस्टली जो हमारे देश में या कहीं भी पाए जाते हैं बच्चे, वो औसतन ही होते हैं, औसत के अंदर औसतगत ही होते हैं, 90 से 110 आईक्यू वाले ही होते हैं। कुछ जड़ बुद्धि या मंद बुद्धि के अंतर्गत आते हैं और कुछ ही होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं, कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। ग्रामीण बच्चे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो बच्चे ग्रामीण होते हैं, उन्हें समायोजन करने में कठिनाई होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी एक गाँव से आया हूँ। गाँव में ही पढ़ाई करी है मैंने अपनी पूरी की पूरी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अध्ययनशील बच्चे, जो बच्चे अध्ययनशील कर रहे हैं, अध्ययनशील होते हैं, उनको समायोजन में कठिनाई क्यों होगी? वो तो पहले से ही समायोजन कर लेते हैं। कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे यस, जिन बुद्धि बच्चे जो भी बच्चे जिनका बुद्धि लब्धि या आईक्यू का स्तर बहुत ज़्यादा है, उनको ना समायोजन करने में कठिनाई होती है। क्यों होती है? होता क्या है कि वो ना एक क्लास आगे का या उनका आईक्यू का लेवल इतना ज़्यादा है कि उनको जो आप छोटे-छोटे टास्क और बच्चों को दे रहे हैं या जो भी पाठ्य योजना बना रहे हैं, उनको ध्यान में रख के अगर आपने नहीं बनाई है, तो वो ना समायोजन नहीं कर पाते हैं। उनका लेवल है वो हाई लेवल है। वो चाहते हैं उन्हें उनके लेवल के हिसाब के टास्क मिले, उन्हें उनके लेवल के हिसाब के सवाल सॉल्व करवाए जाएँ। तो ऐसा नहीं है कि आप उनको नॉर्मल करवाएँगे, तो वो तो क्या करते हैं वो ना समायोजन नहीं कर पाते हैं, वो उस तरीके से फिट ही नहीं बैठ पाते उस माहौल में। वो जल्दी से नीरस फ़ील करने लगते हैं, बोर होने लगते हैं, तो आपको कभी-कभी क्या लगता है कि ये तो भाई पढ़ना ही नहीं चाहता है। तो कभी देखिए, हो सकता है कि वो बच्चा उसकी लेवल बहुत ज़्यादा है और उसकी लेवल पे उसकी शिक्षण उसको मिल ही नहीं रहा है। तो क्या वो उस तरीके से नहीं कर पा रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, उनको समायोजन करने में कठिनाई होती है, अगर टीचर उनको अच्छे से समझ ना पाए तो। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था तथा उसे स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। वैसे तो इनमें से एक भी आंसर गलत नहीं है। विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए। हो सकता है विषय वस्तु जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा-सा और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा सकते हैं। विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए, यस, मोटिवेटेड फ़ील कराओ उसको, मोटिवेशन के लिए आप उसको कुछ सिखाओ, कुछ बताओ, कुछ ऐसा बोलो जिससे उसको मोटिवेटेड फ़ील हो अंदर से, तो वो पढ़ने के लिए प्रेरित हो। उपचारात्मक शिक्षण, हाँ, उपचारात्मक शिक्षण, ये ना उपचारात्मक शिक्षण ऐसा नहीं है कि आप पूरी क्लास चला रहे हैं, आप पूरा शोध कर रहे हैं, नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी-कभी क्या होता है उपचारात्मक बस कुछ मिनटों का ही होता है कि आपने ज़रा-सी बस समस्या का तुरंत प पूछा कि बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है, उसने बताया, आपको समझ आया, आपने तुरंत उसका निराकरण कर दिया।
तो ये उस तरीके से, लेकिन सीखने की प्रक्रिया की ये स्वाभाविक स्थिति ही है। होता क्या है कि एक ही लय में, एक ही स्टेज पे कोई नहीं सीख सकता। सीखने का जो ग्राफ है वो इस तरीके से नहीं चल सकता। क्या है कि ऐसा नहीं है कि एकदम से सीख रहा है तो सीखता ही चला जा रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। होता क्या है, कोई अगर सीख रहा है तो छोटे-छोटे, छोटे-छोटे खंडों में कभी-कभी सीख रहा होता है। कभी-कभी क्या होता है कि सीखते-सीखते धीमा हो जाता है, कभी तेज होता है। तो ये ना उसके इंटरेस्ट पे भी बेस्ड है। हो सकता है बच्चा थका हुआ है, तो ये ना ये सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया है। कभी नंबर ज़्यादा आना, नंबर कम आना, सीखना तेज़ हो जाना, सीखना कम हो जाना या सीखना बहुत अच्छे से हो पाना, ये सभी के सभी गुण सीखने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत आपको मानना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है, तो उसे आप चाहते हैं, एक आपके कक्षा का विद्यार्थी है, उसकी प्रवृत्ति आप उसको बदलना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना। विद्यार्थी के साथ आप कड़ाई से पेश आएँगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। होगा क्या, बच्चा हो सकता है स्कूल से ड्रॉप आउट भी कर जाए और हो सकता है उसके माँ-बाप आपको डाँटें, क्योंकि ये तो आपको करना ही नहीं है। कक्षा में अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना। कक्षा में जो अन्य विद्यार्थी हैं, वो उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखेंगे, तो बच्चा और भी ज़्यादा नीरसता की तरफ चला जाएगा। उससे समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदल देनी चाहिए। विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यस, पढ़ने के लिए प्रेरित तो करना ही चाहिए, लेकिन उसके समूह के जो भी सदस्य हैं, आप क्या कर रहे हैं, होता क्या है कि बच्चे ना अपने आप से अपना ग्रुप बना लेते हैं और वो उसी तरीके से व्यवहार करते हैं जिस तरीके से उनके ग्रुप में व्यवहार हो रहा है, या व्यवहार के उनके ग्रुप के बच्चे जिस तरीके से बात करते हैं, वो उसी के अंदर अपने आप को ढाल लेता है या मॉडलिंग कर लेता है। एक दूसरे से अनुकरण करके बच्चे यही सीख लेते हैं। आप चाहते हैं उसकी ना जो प्रवृत्तियाँ हैं उसको आप बदलना चाहते हैं। आप क्या करिए, उसको ग्रुप बदल दीजिए। कहते हैं ना कि अगर आपको अपना डेवलपमेंट करना है तो आप अपना सर्कल को पहले सुधारिए। आप चाहते हैं आपकी पढ़ाई और अच्छे से हो सके, आप लाइब्रेरी जॉइन करो, वहाँ क्या होता है, माहौल मिल जाता है। घर पे अगर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आप लाइब्रेरी जॉइन करते हैं तो वहाँ पढ़ाई हो पाती है। होता क्या है कि आपने क्या किया, अपना सर्कल चेंज कर लिया, तो आप वहाँ पढ़ भी पा रहे होते हैं। सेम इसी तरीके से अगर सदस्य उसके जो साथ के बच्चे हैं, आप क्या करिए, ग्रुप भी उसका बदल दीजिए। जिस टेबल पे वो बैठ रहा है, जिस डेस्क पे वो बैठ रहा है, उसके साथ जो बच्चे बैठ रहे हैं, उसकी जगह किसी दूसरे बच्चों को बिठा दो। जब ग्रुप चेंज हो जाएगा, क्या होगा, उसकी प्रवृत्ति चेंज होने लगेगी। उनसे सीखेगा, उनके हिसाब से सीखना तरीके, तो ये ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपक का है। विकास का परिपक्वता से, जैसे-जैसे परिपक्वता आती जाती है, विकास होता रहता है। मतलब मैच्योरिटी की ये ना एक दूसरे से रिलेटेड है। मैच्योरिटी की लेवल जैसे-जैसे बढ़ती जाएगी, आपका ग्रोथ अपने आप ग्रोथ का जो टास्क है, वो ग्रोथ का जो आपका ग्राफ है, वो अपने आप बढ़ता रहेगा। तभी तो कहते हैं ना, मैच्योरिटी आने, अभी आप छोटे हो, मैच्योर नहीं हुए हो। क्या हुआ, आपका विकास उतना नहीं हो पाया, तो ये उस तरीके से बात कर रहा है। तो विकास का जिस तरीके से संबंध मैच्योरिटी से है, उसी प्रकार उद्दीपक का किसके साथ है? परिवर्तन के साथ, प्रक्रिया के साथ, प्रयास के साथ या परिणाम के साथ? तो उद्दीपक उद्दीपक का उसी प्रकार का संबंध प्रक्रिया के साथ, प्रतिक्रिया के साथ होता है। कोई उद्दीपक मिला, उसके प्रति आपने प्रतिक्रिया दी। तो उद्दीपक का संबंध प्रतिक्रिया के साथ उसी प्रकार है जिस प्रकार विकास का संबंध परिपक्वता के साथ है या मैच्योरिटी के साथ है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। पियाजे ने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, ये पूछ रहा है। भाषा विकास का, ज्ञानात्मक विकास का, नैतिक विकास का या फिर सामाजिक विकास का। तो पियाजे जी ने किसके ऊपर अपना पूरे जो थ्योरी दी है वो किसके ऊपर दी है? तो पियाजे जी ने किसके ऊपर दी है? इन्होंने जो थ्योरी दी है, इन्हें ज्ञानात्मक विकास के ऊपर थ्योरी दी है, जिसे आप संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी कहते हैं। इन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं, संवेदीगामक, संवेगात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और फॉर्मल ऑपरेशन, जो चौथी स्टेज है। 0 से 2 वर्ष के लिए 2 से 7, 7 से 11 और 11 से अबव के लिए 11 से 14 या 11 से अबव के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये पियाजे के बारे में, पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास की स्टेजेस बताई हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, 25 है, जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन क्या है? आंशिक रूप से सत्य, सत्य है, कदाचित सत्य, असत्य है। तो ये कथन क्या है? ये कथन सत्य है। जब 2 लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के व्यवहार से एक दूसरे की चीजें सीखते हैं और ना एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। होता क्या है, समाज इसी रूप में बना है। लोग आपस में मिले, उन्होंने एक दूसरे की आदतें पहचानी, एक दूसरे की आदतों को अपनाया और एक दूसरे से प्यार की भावना रखते हुए एक सामाजिक समूह बना लिया। इसी रूप में कॉलोनी बनी,
इसी रूप में कॉलोनी बनी, समाज का विकास हुआ और आज भी समाज जो ह्यूमन है वो आज भी इसी रूप में रहता है, क्योंकि इनको ना सोशलाइजेशन ही पसंद है। ह्यूमन का जो जेनेटिक है वो इसी तरीके से डिजाइंड है। ह्यूमन सोशल अगर नहीं होगा तो वो रह नहीं सकेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बी सही हो जाएगा। ये पूरी तरीके से सत्य है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसकी भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। आप शिक्षण की प्रक्रिया कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना चाहिए। विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, सहभागिता, यस। विद्यार्थियों की जो भागीदारी है उसको सक्रिय बनाना चाहिए, ये सच है। अनुशासन और नियमित उपस्थिति, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, पहली बात तो अनुशासन इस तरीके से नहीं रखना चाहिए जो कि कठोर हो, या फिर नियमित उपस्थिति। आप सिर्फ इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि नियमित उपस्थिति है या नहीं है, ये नहीं ध्यान दे रहे हैं कि नियमित उपस्थिति किस वजह से नहीं हुई। कोई बच्चा किसी दिन स्कूल नहीं आया तो ये जानने का प्रयास तो करो कि क्यों नहीं आया है। आप नियमित उपस्थिति पे सिर्फ ध्यान रहे हो, इधर कुछ भी हो स्कूल तो आना ही पड़ेगा, ऐसा भी नहीं होता है। गृह कार्य की जांच में लगन, आप सिर्फ गृह कार्य दे रहे हैं, लौट के बच्चा लेके आया, आप गृह कार्य की जांच कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है कि हर टाइम बस गृह कार्य पे लगे रहना, जबकि गृह कार्य तो अब तो बंद ही है, बिल्कुल गृह कार्य तो अब देना ही नहीं होता है। विषय वस्तु का कठिनाई स्तर, विषय वस्तु की कठिनाई स्तर, इसका ध्यान रखना होता है, पर ये ना मुख्य नियम के अंतर्गत नहीं आ सकते। लेकिन विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, यस। शिक्षण प्रक्रिया की मैं निम्नलिखित में से भली प्रकार सबसे ज्यादा अगर ध्यान आपको किसी चीज का रखना है तो विद्यार्थी उस कार्य या उस प्रोजेक्ट में सक्रिय रूप से भागीदार बन रहे हैं या नहीं, आपको इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। बच्चे या बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा में उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। ध्यान रखना, आंतरिक प्रेरणा के बारे में बात कर रहा है। जो फादर रॉबर्ट हैं वो अपनी कक्षा में उन बच्चों को चॉकलेट दे रहे हैं जो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। चॉकलेट देना बाहरी मोटिवेशन है, चॉकलेट आप बाहर में दे रहे हैं ना, बाहर से उसको बच्चों को दे रहे हैं, तो ये ना आंतरिक तो नहीं हुआ, तो इसका ये नहीं है। अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देता है, यानी कि ये भी बाहरी मोटिवेशन है। अपने अगला देख लेते हैं, अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरजेश कुमार दावत देता है। जन्मदिन पर ब्रिजेश कुमार दावत दे रहा है, बाहर से लोगों को बुला रहा है, तो ये बाहरी मोटिवेशन के अंतर्गत है। डी, विज्ञान विषय में सर्वोत्तम अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा कर रहा है। राकेश कुमार है, उसके बच्चे ने विज्ञान में अच्छे अंक लाया है तो उसकी वो प्रशंसा कर रहा है, जिससे कि वो अंदर से मोटिवेटेड फील करे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आंतरिक प्रेरणा यही है, आंतरिक प्रेरणा बाहरी प्रेरणा में यही फर्क होता है। आंतरिक प्रेरणा होती है वो ना अंदर से होती है, बाहरी प्रेरणा क्या होती है, रिवॉर्ड के लिए, इनाम के लिए, मेडल के लिए, या फिर इतने अंक लाने हैं मेरे को, इतनी प्रशंसा मिलेगी, इतने लोग मेरे को जानेंगे, वहां मेरा नाम हो जाएगा, ये ना सारी की सारी बाहरी। आंतरिक क्या है, इससे मुझे खुशी मिलती है, इससे मैं सीखना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व है। बच्चों के जो सामाजिक विकास है उसमें सबसे ज्यादा महत्व किसका है, खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, या संचार माध्यम का। तो इसमें से किसका महत्व सर्वाधिक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहते हैं ना खेल खेल में बच्चों को सिखाना चाहिए, तो बच्चों का जो सामाजिक विकास है सबसे ज्यादा खेल खेल में भी होता है, बाल साहित्य इनसे हो जाता है, दिनचर्या से भी होता है, संचार माध्यम से भी होता है, लेकिन खेल खेल में बच्चे का सबसे ज्यादा सामाजिक विकास होता है। क्या होता है उसमें ना, बच्चों को ना समाज की बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। खेल क्या है, प्रतिस्पर्धा के साथ साथ उसको ना ये सिखाता है कि दूसरे के प्रति हमें किस प्रकार की भावना रखनी चाहिए। हमें खेल खेल रहे हैं, जीत हार होगी ही होगी, तो ये ना इस तरीके की भावना बच्चों के अंदर अपने आप विकसित होती है। समाज के यही नियम है, आपको दूसरे के प्रति किस तरीके से व्यवहार रखना है, ये खेल भी सिखाता है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके प्रशिक्षण हित किया जाता है। व्यक्तित्व का, बुद्धि का, सृजनात्मकता का, या अभिवृद्धि का। व्यक्तित्व पर्सनालिटी का किया जाता है, बुद्धि का किया जाता है, सृजनात्मकता या फिर अभिवृद्धि किसका किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भाटिया जी ने 1955 में ये वाला प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, वैसे मैं इतना टाइम नहीं लेता हूँ, क्वेश्चन अच्छे थे, थोड़ा एक्सप्लेन एक्स्ट्रा कर दिया, बाकी आप देख लेना, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, करेंगे तो अच्छे रहेंगे आप लोगों के लिए। तैयारी थोड़ी अच्छी करिए, पेपर भी आप लोगों का नजदीक ही है, और ये ना ऐसा नहीं है कि इस बार पेपर हो रहा है इसी में काम आ रहा है, ये तो हर बार काम आने वाले पेपर है। अगला क्वेश्चन है, कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास। तो कोलबर्ग जी हैं, इन्होंने थ्योरी दी है। कोलबर्ग, लॉरेंस कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी दी, उसमें उन्होंने ना नैतिक विकास के बारे में बात करी है।
पूर्व परंपरागत स्तर दिया, एक इन्होंने परंपरागत स्तर दिया और उत्तर रूढ़िगत स्तर दिया। इसके अंतर्गत ना 2-2 लेवल है इनके। तो पूर्व परंपरागत स्तर के भी 2 हैं, परंपरागत स्तर के भी 2 हैं। तो इस तरीके से तो इन्होंने नैतिक विकास के बारे में बात करी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। यूपी टेट 2013 में जो पेपर हुआ था, उसके मैंने सीडीपी के पेपर बन के ये 30 क्वेश्चन करा दिए थे। ये 27 जून 2013 को पेपर हुआ था। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लेना। कोई भी क्वेश्चन होता है आप अपना पूछ सकते हैं मेरे से। ये ऐसी इसकी आंसर की एक बार देख लेना। आंसर की से क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको इजी रहेगा। आप खुद से भी लगा के देखना। पीवाईक्यू तो हर बार काम आते हैं। कोई भी पेपर हो, आप पीवाईक्यू की तैयारी जरूर करिए। अपना अपना ध्यान रखिए। बाकी आप सब, पेपर आपका बहुत नजदीक है, ध्यान रखिए। हैव ए नाइस डे, गुड लक। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लेना। गुड लक, थैंक यू।